So we had started with alternating current in the last week on Sunday. So we'll continue from there. We had discussed all the theory part and then had done certain numericals. So now we'll continue with the numericals which were remaining. We'll also do the 2019 JEE papers, the kind of questions from this chapter which had come in that paper. So ये दोनों आज का एजेंडा है, इसको करते हैं स्टार्ट. So first of all, a capacitor of capacitance 100 mu F and a coil of resistance 50 ohm and inductance 0.5 Henry are connected in series. तो RLC सर्किट का क्वेश्चन है बेसिकली. इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है और साथ में एक कैपेसिटर लगा हुआ है. रेजिस्टेंस का वैल्यू R इज इक्वल टू 50 ओम दे रखा है, इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 0.5 हेनरी दे रखा है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 100 mu F दे रखा है, and a coil of resistance. So now are connected in series with a 110 volt 50 hertz AC source. तो यहाँ पे जो AC सोर्स है, ये AC सोर्स का वोल्टेज 110 वोल्ट, RMS वोल्टेज 110 वोल्ट, जो वैल्यू दिया होता है वो RMS वैल्यू दिया होता है, और 50 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी हो गया. ठीक है. फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ द करंट. हम लोग को RMS वैल्यू करंट का निकालना है. तो पहले तो XL निकाल लेंगे. इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा L. ओमेगा का वैल्यू 2 पाई इंटू एफ होता है फ्रीक्वेंसी, 2 पाई न्यू इंटू एल हो गया. सो दिस इज 2 पाई इंटू न्यू 50 है और एल का वैल्यू हमारा 0.5 है. ठीक है. सो 100 इंटू 0.5 50 पाई हो गया. सो 50 पाई हो गया एक्सएल का वैल्यू. सो विच इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें, 50 into 3.1 157 हो गया. So this is 157. उसके बाद XC निकाल लेंगे. कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 by ओमेगा C होता है. So 1 by 2 pi न्यू into C हो जाएगा. So this is equal to 1 by 2 pi न्यू बेसिकली 100 pi हो गया. 100 पाई इंटू C का जो वैल्यू है 100 mu F है, 100 इंटू 10 to the power -6 हो गया. तो ये 10 to the power 4 और 10 to the power -6, मतलब 100 बाय पाई का वैल्यू. So this is 100 divided by 3.14, 31.8 ओम आ गया. XL मिल गया, XC मिल गया, R का वैल्यू हम लोगों को पता है. ठीक है. XL XC से बड़ा है. Z अगर हम लोग निकालेंगे तो दिस इज रूट अंडर XL माइनस ऑफ XC का होल स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है. सो आप लोग को याद होगा, R इधर होता है, मान लीजिए XL इधर है और XC इधर है, तो ये XL माइनस XC ये हो जाएगा, ये Z का वैल्यू हो जाएगा. दिस इज XL माइनस XC and this is Z. So XL minus XC का होल स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर. तो ये Z का वैल्यू निकल जाएगा इससे. Z इज इक्वल टू रूट अंडर XL माइनस XC मीन्स 157 माइनस 31.8 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर. R हमारा 50 है, प्लस ऑफ 50 स्क्वायर. So Z is equal to 157 minus 31.8 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 50 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 134.81. ये Z का वैल्यू निकल गया. IRMS is equal to VRMS upon Z. VRMS 110 वोल्ट है, Z 134.81 है.
So this is 0.815, 0.82 राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.82 एम्पियर होगा. क्लियर बच्चों? Yes, yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the capacitor of capacitance 12 microfarad is joined to an AC source of frequency 200 hertz. The RMS current in the circuit is 2 ampere. तो IRMS दिया हुआ, frequency दिया हुआ और capacitance दिया हुआ. Now find the RMS voltage across the capacitor, है ना? तो कैपेसिटर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज निकालना है, करंट पता है तो करंट इनटू एक्सी निकाल लेंगे तो आरएमएस वोल्टेज हो जाएगा. फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो हाफ सीवी स्क्वायर करके वो भी निकल जाएगा. सो पहले आरएमएस वोल्टेज निकालना है हम लोग को. उसके लिए देखो, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज जॉइंड, एक्सी इज इक्वल टू 1 by omega c और 1 by 2 pi nu into c. So 1 by 2 pi into frequency 200 hertz है और c जो है 12 into 10 to the power minus 6. So 10 to the power 6 ऊपर लेके चले जाओ, 10 to the power 4 ले लो इसको कट करके. So ये 10 to the power 4 divided by 24 into 2, 48 pi. So this is the value of xc. So this is 10 to the power 4 by 48 pi. So this is 66.3 ohm. ठीक है, ये XC का वैल्यू हो गया हमारा. अब RMS वोल्टेज निकालना है, V RMS I into XC हो जाएगा, I RMS into XC which is equal to I RMS का जो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे तो बस कैपेसिटेंस ही है तो XC ही बस लेके करेंगे, Z यहाँ पे XC के बराबर ही हो जाएगा. I RMS हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है 2 एम्पियर into 66.3. So this is 132.6. So 132.6 वोल्ट होगी. अब हम लोग को आरएमएस वोल्टेज निकल गया ए पार्ट में. बी पार्ट में हम लोग को एवरेज एनर्जी निकालना है. एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ सीवी स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू सी का वैल्यू 12 इंटू 10 to the power minus 6 इंटू वी स्क्वायर 132.6 का होल स्क्वायर. This is 6 into 132.6 का whole square into 10 to the power minus 6. तो 0.1054, 0.106 हो जाएगा. So average energy stored in electric field is 0.106 joules.
क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने बच्चों? Yes, sir. सिक्स्थ क्वेश्चन है, कह रहा है सीरीज एसी सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर ऑफ 20 मिली हेनरी। सो एल का वैल्यू है 20 मिली हेनरी। कैपेसिटी तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा मींस 0.02 हेनरी हो जाएगा, और कैपेसिटर 100 म्यू एफ है। C is equal to 100 म्यू एफ, so 1 into 10 to the power minus farad, 4 farad. And a resistor R is equal to 50 ohm and an AC source of 12 volt 50 hertz. So VRMS is equal to 12 volt. Frequency nu is equal to 50 hertz. Find the energy dissipated in the circuit in 1000 seconds. एनर्जी डिसिपेटेड निकालने के लिए पावर इनटू टाइम कर देंगे। एनर्जी डिसिपेटेड इज पावर इनटू टाइम। पावर कितना होता है? पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव। तो ये जो पावर फैक्टर हम लोगों ने किया था, ठीक है, सो कॉस फाइव को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। अब पावर फैक्टर निकालते कैसे थे? आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने उस दिन क्लास में किया था। आर है, ये हमारा एक्सी है, मान लीजिए ये एक्सएल है, और ये हमारा हो जाता है एक्सएल माइनस एक्सी, है ना, इन केस की एक्सएल बड़ा है एक्सी से, अदरवाइज एक्सी माइनस एक्सएल करेंगे। ये हमारा जेड का वैल्यू हो गया, और ये जो एंगल फाई है इसका कॉस पावर फैक्टर होता है, कॉस फाई। तो कॉस फाई निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा? आर बाय जेड निकल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर बाय जेड। ये हम लोग का पावर हो जाएगा, ठीक है। सो एवरेज पावर बेसिकली पी एवरेज इंटू टाइम कर देंगे तो हम लोग को एनर्जी निकल जाएगा बेसिकली। सो एनर्जी डिसिपेटेड हम लोग को निकल जाएगा। एनर्जी डिसिपेटेड इज पावर इंटू टाइम। अब हम लोग ये सारे वैल्यूज वगैरह निकालते हैं पहले। तो सबसे पहले हमारा काम है कि Z निकाल लेना, ठीक है। सो Z निकालने के लिए पहले XC निकालते हैं। XC क्या है? 1 बाय ओमेगा C है, विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई इंटू न्यू, मतलब 100 पाई इंटू कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 10 to the power minus 4। तो 100 बाय पाई 33 पॉइंट, अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला था, 100 divided by pi 31.8 ओम निकल गया। XL इज इक्वल टू ओमेगा L, तो 100 पाई इंटू L मतलब 0.02। सो ये 2 पाई हो गया, मतलब 6.28 ओम। XL हमारा निकल गया 6.28, ठीक है। अब ये जो हमारा देखो XC XL से बड़ा है, तो यहाँ XL माइनस XC की जगह हम लोग क्या लेंगे? XC माइनस XL लेंगे। तो हमारा एक्चुअल जो अब बनेगा, इसको कर लो, Z इज इक्वल टू XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर का रूट अंडर। XC minus XL, that is 31.8 minus 6.28,
का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब 50 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. So this is equal to 31.8 minus 6.28 plus square plus 50 square root of 56.13. So this is 56.13. Z का वैल्यू निकल गया. अब हम लोग IRMS निकालेंगे. IRMS is VRMS upon Z. 12 by 56.13. 12 divided by 0.213 ampere. Now, average power is equal to VRMS IRMS into R by Z. So this is VRMS 12 है, IRMS 0.213 है, R by Z R 50 है, Z 56.13. So this is equal to 12 into 0.213 into 50 divided by 56. So this is 2.276. Okay. ये what P average निकल गया. So अब energy dissipated in 1000 seconds is equal to average power को time से multiply कर लेंगे. 2.276 into 1000 is 2276 joules. We are 2.3 into 10 to the power 3 joules. Is it clear, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लीजिए इसको. लिख लिया बच्चों? Yes. Yes, sir. Now, seventh question: an inductor of inductance 100 millihenry is connected in series with a resistance, a variable capacitance, and an AC source of frequency 2 kilohertz.
what should be the value of the capacitance so that the maximum current may be drawn into the circuit? तो maximum current कब होता है? जब XL XC के बराबर होता है. So for maximum current, रेजोनेंस का कंडीशन हो जाता है XL should be equal to XC और ओमेगा L should be equal to 1 by omega C. So हम लोगों को वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस निकालना है. C is equal to 1 by omega square into L हो जाएगा, which is फ्रीक्वेंसी इसका 2 किलोहर्ट्ज है, 2000 हर्ट्ज. So 2 pi into nu whole square into L. So 1 by, so 2000 into 4000 pi का होल स्क्वायर और L का वैल्यू जो है 100 मिली हेनरी है, मतलब 100 into 10 to the power minus 3, 0.1 हो गया. So this is equal to, so कैलकुलेट कर लेते हैं. So 10 divided by 4000 pi square. So 6.33 into 10 to the power minus 8 or 63.3 10 to the power minus 9 farad, 63.3 nanofarad. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Next question है, an inductor coil joined to a 6 volt battery draws a steady current of 12 ampere. तो ये 12 ampere हो गया, 6 volt इसका बैटरी हो गया. The coil is connected to a capacitor and an AC source of RMS voltage. So देखो यहाँ पे ये जो चीज दिया हो 6 वोल्ट बैटरी और ये बेसिकली रेजिस्टेंस निकालने के लिए दिया हुआ है. रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज बाय करंट होता है. वोल्टेज जब 6 वोल्ट डालते हैं तो करंट 12 एम्पियर है, तो मतलब 0.5 ओम इसका रेजिस्टेंस है इसी क्वाइल का. फिर उस क्वाइल को हम लोगों ने क्या किया? द क्वाइल इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर नाउ एंड एन एसी सोर्स ऑफ आरएमएस वोल्टेज 6 वोल्ट. अब हम लोग इसको कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करके एक आरएमएस वोल्टेज 6 वोल्ट इससे पास करते हैं सीधे. If the current in circuit is in phase with the EMF, देखो यहाँ पे कैच है, करंट जो है EMF के फेज में कब होगा? जो नेट करंट जो है और वोल्टेज फेज, जब फेज एंगल जो फाई है वो 0 होगा. फाई 0 कब होता है? जब ओमेगा सी जो है 1 बाय सॉरी जब XC जो है XL के बराबर होगा, या 1 बाय ओमेगा सी जो है ओमेगा L के बराबर होगा. ये तब होता है. उस केस में Z जो होता है यहाँ पे Z इज इक्वल टू R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि XC और XL बराबर है, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर जो करते हैं वो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो वो 0 हो गया. तो Z का वैल्यू मतलब इम्पीडेंस जो है रेजिस्टेंस के बराबर ही होगी. तो अब हम लोगों को RMS करंट निकालना है, तो IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z, that is 6 by 0.5. This is 12 amperes. Clear है बच्चों?
क्लियर है आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके पीछे ये एच सी वर्मा के पीछे जो है वी हैव 19 क्वेश्चंस, तो आपका होमवर्क है ये पूरे 19 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है? ठीक है सर. जिनके पास एच सी वर्मा नहीं है उनसे शेयर कर लेते हैं क्वेश्चन. ऑब्जेक्टिव वाले भी कर लेना, जो जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2, वो भी कर लेना, ठीक है? अब हम लोग पिछले साल का पेपर का क्वेश्चंस करते हैं. इसको ट्राई कीजिए एक बारी. अब देखिए 348 वाले इसमें क्या बता रखा है कि सीरीज एसी सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, एल का वैल्यू दे रखा है 20 मिली हेनरी, तो दैट मीन्स 0.02 हेनरी हो गया. A capacitor 120 mu f, C is equal to 1.2 into 120 into 10 to the power minus 6. तो 1.2 into 10 to the power minus 4 फराड कर सकते हैं. कैपेसिटेंस निकल गया. रेजिस्टेंस R is equal to 60 ohm is driven by an AC source of voltage VRMS is 24 volt and frequency nu is equal to 50 hertz. The energy dissipated in the circuit in time 60 seconds, T is equal to 60 seconds. तो पहले Z निकाल लेंगे. Z is equal to ओमेगा L, या पहले XL is equal to ओमेगा L, which is 100 pi into 0.02, 2 pi मतलब 6.28 ओम. उसके बाद XC is equal to 1 by ओमेगा C. C का वैल्यू है तो 1 by 100 pi into C, 1.2 into 10 to the power minus 4. So this is 100 divided by 1.2 pi. So this is 26.52. Z is equal to root under 26.52 minus 6.28 का होल स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर. So Z is equal to 6.2 63.32. Z का वैल्यू निकल गया. अब हमारे पास IRMS is VRMS upon Z. So 24 divided by answer 0.38 एम्पियर हो गया. अब
सी 26.52, ठीक है। Now cos phi is equal to R by Z, which is 60 upon 63.32. So 60 divided by 63.32, 0.95 आ गया। और P average is VRMS into IRMS into cos phi. So ये VRMS है हमारा 24 into 0.38 into 0.95. 24 8.66 watt. So energy dissipated, average power into time. एवरेज पावर हमारा 8.66 है और जो टाइम है वो 60 सेकेंड्स है। So 8.66 into 60, 519.84, मतलब 5.19 into 10 to the power 2 हो गया। तो ये नियरली यही है 5.17। ऑप्शन 4 इसका आंसर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आपने? Yes, sir. नेक्स्ट वाला जो है ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन में हम लोग ने देखा है कि भाई एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर होता है, ठीक है। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू पी आउट बाय पी इन। पी आउटपुट मतलब V0 I0, आउटपुट वोल्टेज इनटू इनपुट वोल्टेज into output voltage into output current and input voltage into input current. So मतलब ये जो है आउट मतलब सेकेंडरी, अगर हम लोग ऐसे सेकेंडरी वोल्टेज बाय सेकेंडरी करंट, प्राइमरी वोल्टेज बाय into primary current. So power transmission line feeds input power at 2300 volt. तो इनपुट पावर के लिए इतना जो प्राइमरी वोल्टेज है 2300 वोल्ट है, टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विथ इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 4000 टर्न्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग इज इक्वल टू 4000, voltage in primary is equal to 2300 volts with its primary winding. The output power is delivered at 230 volt, मतलब secondary voltage is equal to 230 volt. If the current in the primary of the transformer is 5 ampere, current in primary is equal to 5 ampere and its efficiency eta is equal to 90%, the output current will be. तो अब ये क्या है, Vs by Vp Is by Ip है, ठीक है, हम लोगों को पता है, ठीक है। इससे हम लोग आउटपुट करंट हम लोग को निकालना है, तो Vs इंटू Is डिवाइडेड बाई Vp इंटू Ip, ये सब वैल्यूज डाल दो इसमें। 230 इंटू सेकेंडरी करंट हम लोग को निकालना है, Is निकालना है, डिवाइडेड बाय
VP is 2300 volt, IP is 5 एम्पियर और एफिशिएंसी 90%, मतलब 0.9 के बराबर हो जाए। तो सेकेंडरी करंट इसका कोई यूज नहीं है ये 4000 टर्न वाले। IS is equal to 0.9 into 2300 into 5 divided by 230. So 9 into 5, 45 एम्पियर होगा। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है? अलग तरीके का क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को CBSE में कभी नहीं मिला, ठीक है? तो आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। और बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अलग तरीके का क्वेश्चन और आया हुआ है, तो चांसेस होता है इस तरह के कॉन्सेप्ट को रिपीट करने का जब कुछ नया पूछा जाए। इसमें गलती थी क्वेश्चन में, 20 ओम की जगह 20 किलो ओम होना चाहिए। 20 ओम पे आंसर नहीं आता है बेसिकली। तो इस क्वेश्चन पे सभी को मार्क्स मिल गए थे क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था बेसिकली। 20 ओम करके दिया हुआ था, कोई भी आंसर ऑप्शन इसमें सही नहीं था उसमें। तो blessing in disguise basically. So in the above circuit, capacitance C is equal to √3/2 mu f, है ना? इसका वैल्यू दे रखा है √3/2 mu f। रेजिस्टेंस R2 का वैल्यू 20 किलो ओम है और ये जो इंडक्टेंस L है √3/10 हेनरी है और R1 का वैल्यू 10 ओम है, ठीक है? और ये जो टोटल करंट यहाँ पे जो सप्लाई हो रहा है बेसिकली, सो ये दो पार्ट में बट जा रहा है। इसमें I1 करंट जा रहा है और इसमें I2 करंट जा रहा है। So I1 current is going here, I2 current is going here. So in the above circuit, C is equal to √3/2 microfarad और ये सब वैल्यू दे रखा है। अब the voltage of the AC source is given by 200√2, ठीक है? VRMS ये हो गया sin ओमेगा t, ओमेगा ये 100, ठीक है, between I1 and I2। अब आपको बेसिकली दोनों केस में, अब देखो यहाँ पे ये RC सर्किट हो गया और ये LR सर्किट हो गया, है ना? RC सर्किट और LR सर्किट। अब इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, इस करंट I2 के लिए हम लोग फेज निकाल लेते हैं, राइट? सो अभी हम लोग पहले ये जो करंट I2 के लिए फेज डिफरेंस निकालें। पहले आप वैल्यूज निकाल लीजिए XC और इसका। XC is equal to 1/ωc, so this is equal to 1/, ओमेगा का वैल्यू 100 है
100 into √3/2 10 to the power -6 ऊपर चला गया ये 10 to the power 4 और 2 into 10 to the power 4 2 into 10 to the power 4 by √3 हो गया xc का वैल्यू। और ये अगर xc है, ये अगर r है, राइट, सो तो यहाँ पे अगर करंट का ये डायरेक्शन है, राइट, हम लोग को दोनों के करंट के बीच में वैल्यू निकालना है। सो between I1 and I2, the voltage of the AC source is given by this. We have to find the phase difference between I1 and I2. Question complete कर लो. Find phase difference between I1 and I2. यहाँ पे देखो, because ये connected ऐसे है कि यहाँ पे voltage constant है दोनों, तो voltage constant है तो हम लोग क्या करेंगे, current के terms में मतलब voltage को इधर fix रखेंगे, राइट, और हमें पता है कि यहाँ पे XC के केस में करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, तो ये करंट हो गया और ये भी हम लोग कैपेसिटेंस वाला केस कर रहे हैं, मतलब ये जो I2 वाला करंट है इसके लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो I2 करंट इधर है और V वोल्टेज इस तरफ है, राइट। सो अब हम लोग को जो एंगल इन लोग का निकालना होगा I2 और V के बीच में, जो ये जो फेज डिफरेंस है इन लोग के बीच में, जो नेट वैल्यू आएगा, सो दिस इज इक्वल टू XC अपॉन R। ये R इधर हो गया, राइट, और XC इधर हो गया, सॉरी XC इधर हो गया, सो XC अपॉन R इज इक्वल टू tan थीटा। ये एंगल निकल जाएगा पहले। सो वोल्टेज से कितना, ये जो Z है ये V से कितना ऊपर है, ये हम लोग निकाल लेंगे tan थीटा 1। So tan theta 1 is equal to XC upon R. So 2 into 10 to the power 4 by √3 divided by R हमारा जो R2 है, R2 का वैल्यू 20 किलो ओम है, मतलब 2 into 10 to the power 4 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 by √3 है, मतलब थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। उसके बाद सेकेंड केस में अब हम लोग जो ये I1 करंट है, यहाँ पे भी वोल्टेज तो फिक्स है, राइट, और यहाँ पे हम लोग को पता है जो करंट जो I1 है, राइट, तो करंट और वोल्टेज का अगर हम लोग देखते हैं तो वोल्टेज करंट से लीड करता है, तो करंट यहाँ पे लैग करेगा I1, और ये जो इनका रिजल्टेंट है, फेजर डायग्राम अगर बनाएंगे तो ये थीटा 2 एंगल यहाँ पे बना रहा है, राइट। सो V और I के बीच में अगर ये जो रिजल्टेंट जो है इसका एंगल tan थीटा 2 निकालेंगे, सो दिस वन भी विल बी इक्वल टू, ये जो XL है, ये XL है और ये R है, तो XL अपॉन R कर लेंगे, तो XL पहले निकाल लेते हैं हम लोग। XL का वैल्यू ओमेगा L है, विच इज इक्वल टू, ओमेगा का वैल्यू दे रखा है हम लोग को 100 और L का वैल्यू दे रखा है √3/10, सो ये हो गया 10√3। जो R1 का वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 10 ओम।
अब tan थीटा 2 इज इक्वल टू XL अपॉन R. XL 10 रूट 3 है, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे रूट 3 आएगा. सो थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री. अब एंगल बिटवीन ये दोनों के बीच में I1 और I2 के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो अगर हम लोग को निकालना होगा, सो दिस इज थीटा 1 प्लस थीटा 2, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, that is 90 degree. So phase difference between I1 and I2 is clear है बच्चों? Yes, sir. ये I1 हो गया, ये रिजल्टेंट I2. ये I जो है प्योरली अगर कैपेसिटिव सर्किट होता है तो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है तो करंट इधर होता है, ठीक है. तो इसको तुम IC मान लो, इसको IL मान लो, इसको IR मान लो. IR और IC के बीच में जो रिजल्टेंट होता है वो I2 होगा, ठीक है. और ये जो IR और IL के बीच में जो रिजल्टेंट होगा वो I1 है. और I1 और I2 के बीच का एंगल हम लोग को निकालना है. क्लियर है बच्चों? इसको लिख लो. बिकॉज वोल्टेज फिक्स्ड है तो वोल्टेज से जो वोल्टेज वाला जो फेजर है उसी से हम लोग एंगल निकालते हैं, I1 और I2. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए. ट्राई कीजिए इसको पहले.
वो क्या कह रहा है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज VT is equal to 220 sin 100 pi t. Volt is applied to a purely resistive load of 50 ohm. Okay, resistance R is equal to 50 ohm. The time taken for the current to rise from half of the peak value to the peak value. So half of the peak value to the peak value. So करंट को, बिकॉज करंट क्या है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस है, I is equal to V by R, which will give 220 by 50 sin 100 pi t. ठीक है, प्योरली रेजिस्टिव है, 22 by 5 is equal to 4.4. So this current I is equal to 4.4 sin 100 pi t. अब कह रहा है टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू. लेट T1 be the time for half of peak value. So ये क्या हो जाएगा, देखो पीक वैल्यू क्या है करंट का, 4.4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2.2 is equal to 4.4 sin 100 pi t. So 1 by 2 is equal to sin 100 pi t. So that means 1 by 2 कब होता है, sin 30 डिग्री पे पाई बाय 6, मतलब 100 पाई T1, 100 पाई T1 is equal to pi by 6. T1 is equal to 1 by 600 seconds. Now let T2 be time for peak value. तो ये पीक वैल्यू 4.4 is equal to 4.4 sin 100 पाई T2. तो इसका मतलब ये साइन थीटा 1 कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब 100 पाई T2 is equal to pi by 2. So this is T2 is equal to 1 by 200 seconds. So time interval between half the peak value to peak value T is equal to T2 minus T1. 1 by 200 minus 1 by 600. LCM लेंगे 600. 3 minus 1. 2 by 600. 1 by 300. Which is equal to 3.3 milliseconds. So option 3. Clear है बच्चों? Yes, sir. Done? Yes, sir. देखो क्वेश्चन क्या पढ़ो एक बार. ये लिख रहा है सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ दिस. ये ईएमएफ दे रखा है एसी सोर्स. सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ दिस विद टाइम t in seconds gives a phase difference of pi by 4 between the EMF E and current I. Which of the following circuit will exhibit this? अब देखो फेज डिफरेंस पाई बाय 4 है. फेज डिफरेंस पाई बाय 4 कब होगा, जब V और I का जो वैल्यू है
सो जब रिएक्टेंस, राइट, जो रिएक्टेंस है, नेट रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, इन दोनों का वैल्यू बराबर हो तो π/4 कब होता है? When ये लेट से XL है, ये XC है, ये XL माइनस XC नेट रिएक्टेंस हो गया और ये R हो गया। तो 45 डिग्री ये एंगल होना है, मतलब tan 45 डिग्री XL माइनस XC अपॉन R होता है। tan 45 डिग्री इज XL माइनस XC अपॉन R, या टोटल रिएक्टेंस X अपॉन R. XL minus XC is total reactance, net reactance. So tan 45 degree मतलब reactance is equal to R, X is equal to R condition होना चाहिए। तो अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए, इन सभी में तुम क्या करोगे? X निकालोगे, रिएक्टेंस निकालोगे और रेजिस्टेंस दोनों को कंबाइन देखोगे कि दोनों इक्वल हैं क्या। X इज इक्वल टू R चेक करना है सब कंडीशन। पहला वाला अगर कंडीशन चेक करते हैं, राइट, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में RC सर्किट है, मतलब इसका XC निकालोगे 1/ωc, और ओमेगा दे रखा है यहाँ पे 100 दे रखा है, ठीक है। सो दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू 100, तो 1/100 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर 4 होता है, ठीक है। 10 टू द पावर 4 है XC, और R यहाँ पे क्या है? R is equal to 10 to the power 3 है। They are not equal. XC is not equal to R. तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है ना, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल। दूसरा के लिए चेक करते, समझ में आया ना बच्चों? क्या कर रहे हैं ये समझ में आया आप लोग को? यस सर। पर सर XL माइनस XC नहीं है R के इक्वल। तो यहाँ पे तो RC सर्किट ही है ना। अच्छा ठीक है सर, ठीक। हर में अलग अलग है। RL, ये तो हम जनरल केस लेके तुमको बता दें। सेकंड जो है RL सर्किट है, LR सर्किट, मतलब XL हम लोग निकाल लेंगे, ओमेगा L निकालेंगे तो दिस इज 100 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -3, सो दिस इज 0.1 हो गया। और यहाँ पे भी जो R है, R तो सब में ही 10 टू द पावर 3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, XL इज नॉट इक्वल टू R, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर से RL सर्किट दे रखा है तीसरे वाले में, तीसरे वाले में भी XL निकालेंगे, ओमेगा L 100 इंटू L दे रखा है 10 मिली हेनरी, सो दिस इज 10 टू द पावर -2, ये 1 ओम हो गया, राइट। But R is equal to 10 to the power 3, so XL again is not equal to R, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो फोर्थ चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर लेते हैं। RC सर्किट है, XC का वैल्यू निकालेंगे 1/ωc 100 इंटू 10 μF, राइट। सो दिस इज 10 टू द पावर -6 और 3, 10 टू द पावर 3 ओम हो गया, और R निकालेंगे 10 टू द पावर 3 ओम, XC इज इक्वल टू R, तो यहाँ पे 45 डिग्री, तो ऑप्शन 4 आंसर। क्लियर बच्चों? यस। लिख लिया आप लोगों ने? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 300 टर्न्स इन द प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू 300, उसके बाद एंड 150 टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज 150।
gives output power, ठीक है, P output, so output power is 2.2 kilowatt. So output power is equal to V secondary into I secondary, or input power. If the current in the secondary coil is 10 ampere, मतलब ये जो है IS 10 एम्पियर है, तो वोल्टेज सेकेंडरी इंटू 10 एम्पियर हो गया आउटपुट पावर. देन द इनपुट वोल्टेज एंड द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, ये हम लोग को निकालना है. तो अब ये देखिए, पहले VS इंटू IS है, राइट. सेकेंडरी कॉइल में पहले हम लोग करंट अगर निकालें, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल निकालें, तो आउटपुट पावर मतलब 2.2 इंटू 10 टू द पावर 3 बाई 10 हो गया. सो ये 220 वोल्ट हो गया सेकेंडरी का वोल्टेज. ठीक है, तो 220 वोल्ट जब सेकेंडरी का वोल्टेज हो गया, हमें पता है कि VS अपॉन VP इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. टर्न रेशियो होता है बेसिकली. Voltage in secondary is 220 by voltage in primary 300 by 150. Sorry, उल्टा कर दिया ना, 150 by 300 है. NS 150, so this is 1 by 2. So voltage in primary is 440 volt. वोल्टेज जब प्राइमरी का निकल गया, हम लोग को पता है कि जो पावर होगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं दे रखा है तो हम मानेंगे 100% एफिशिएंट. ठीक है, तो पावर आउटपुट विल बी इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी इनटू करंट इन प्राइमरी एज वेल. सो करंट इन प्राइमरी इज इक्वल टू पावर 2.2 किलोवाट, मतलब 2200 divided by VP 440, 5 एम्पियर. तो 5 एम्पियर और 440 वोल्ट, तो ये ऑप्शन 2 हो गया. क्लियर बच्चों?